अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। नाज़रीन, आज क्वालिफाइंग मैचेस हुए T20 वर्ल्ड कप के, तो मंजरनामा रफ्ता रफ्ता वज़ा होना शुरू हो चुका है। किसने आगे जाना है, किसकी कारकर्दगी बेहतर थी, और ये तमाम मैचेस जो हैं ये सनसनीखेज़ कुछ मैचेस मराहिल के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं और कुछ मैचेस बहुत ही ठंडे देखने को मिले। कारकर्दगी की वजूहात क्या थी, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। टीमें जो आगे जा चुकी हैं और जिनका सफ़र तमाम हुआ, किन वजूहात की बुनियाद पर हुआ, इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट और सीनियर स्पोर्ट एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने 92 न्यूज़ को अपनी मसरूफियात में से वक्त दिया। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले मैं आमिर भाई की जानिब आता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आज का मंजरनामा आपकी नज़र में कैसा है। आमिर भाई, आज का जो मैच ओमान के हवाले से हमें बड़ी उम्मीद थी कि ओमान जिस तरह एनर्जेटिक तौर पे पहले सामने आई और उसने जिस तरह परफॉर्म किया पिछले मैच को छोड़ के, लेकिन आज के मैच में अगर आप पहले उनके बैट्समैन को देखें, जतिंदर को, वो जिस तरीके से आउट हुए वैसे आउट होना बनता नहीं था। नर्वसनेस, मेरा ख्याल है वो ज़ीरो से निकलना चाह रहे थे बड़ी जल्दी। ज़ोर से हिट मारने के बाद वो मेरा ख्याल है बग़ैर देखे ही भाग गए। उनको अंदाज़ा होना चाहिए था कि फील्डर सर्कल के अंदर खड़ा है और गेंद तेज़ जा रही है, और मेरा ख्याल है उनके पार्टनर का इसमें कोई कसूर नहीं था। वो नर्वसनेस थी बेसिकली, और सारे नर्वस नज़र आए आपको। हालांकि मैं समझता हूँ कि ओमान की टीम में टैलेंट था। अगर अच्छी प्लानिंग के साथ आते, अपने नर्व्स को जो है वो काबू में रखते और जो भी नेगेटिविटी थी उसको ज़रा झाड़ के मैच पे आते तो मुकाबला कर सकते थे। आई थिंक वो रन आउट जो था वो उनके लिए सेटबैक था। उसके बाद जो चीज़ नज़र आई, उनको ये नहीं पता था कि कितना टोटल जो है वो विनिंग होगा। जब रिकवर करना शुरू किया, आके अच्छा खेल रहे थे, पार्टनरशिप लगनी शुरू हुई थी और लग रहा था कि अब जो है 150 के करीब ये रन्स कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो थोड़े से लालची हुए, हिटें मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से विकेटें उसके बाद गिरती रहीं। आई थिंक इंटरनेशनल 11s जो हैं, जो खेल रही हैं, जो फुल मेंबर्स हैं ICC के, और ये दूसरी जो टीमें हैं जो अभी क्वालिफाई करेंगी श्रीलंका के अलावा या बांग्लादेश के अलावा, बहुत गैप है, स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा गैप है। और मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया है कि हमारे पास जो है अब वो बांग्लादेश जो है दूसरी तरफ चला, और हमारे पास स्कॉटलैंड आ गया, और उधर से अब जो नमीबिया या आयरलैंड में से कोई एक आए, नमीबिया या आयरलैंड में से कोई आएगी, तो हमारा ग्रुप तो थोड़ा सा आप ये कह लें कि आसान हो गया है। उधर वाले ग्रुप को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। तो बढ़ते हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब की जानिब, उनसे राय लेते हैं। मिर्ज़ा साहब, आपने ओमान के मैचेस शुरू से देखे हैं, क्या समझते हैं कि ओमान का जिस तरह का पहला मैच था, ओपन जिस तरीके से किया, फिर दूसरे मैच में वो भी कुछ नर्वस नज़र आए, मुखालिफ टीम भी आई, तो आज के मैच को लेके जिस तरह जल्दबाजी का मुजाहिरा किया गया और यके बाद दीगरें अपनी विकेट्स गंवाई गई, क्या समझते हैं कि ये जो एक गुलदस्ता मुख्तलिफ ममालिक के प्लेयर्स का बना था, आपसी इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं था जिसकी वजह से ये नतीजा देखने में आया? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, और मेरी तरफ से भी आमिर सुहेल को अस्सलाम वालेकुम और आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ओमान की टीम का एक तो तजुर्बा नहीं था, बैनुल अक़वामी क्रिकेट का उनका तजुर्बा नहीं था। उन्हें एक एडवांटेज था कि वो अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने खेल रहे थे। ओमान स्टेडियम जो एकेडमी का बड़ा खूबसूरत बनाया गया, उनकी टीम के साथ श्रीलंका के साबिक कप्तान दुलीप मेंडिस जो थे वो अटैच थे, और दुलीप मेंडिस का शुमार अपने ज़माने के बेहतरीन बैट्समैनों में होता था। सारी चीज़ें थीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो था, वो तजुर्बे की कमी जो थी, वो ओमान की टीम के आड़े आई। वरना पहला मैच जिस अंदाज से वो बांग्लादेश के खिलाफ जीते और जिस तरीके से उनके लड़के हैं, अब आप देखें कि उनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन जो है वो निजात लड़के शामिल हैं, जो नौकरियां भी करते हैं। वो खाली प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, वो ओमान में जॉब भी करते हैं और शौकिया क्रिकेट खेलते हैं। आपने देखा होगा एक फास्ट बॉलर फयाज भट्ट जो पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी कर चुका है। 2010 में जब न्यूजीलैंड में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, सलमान भट्ट पाकिस्तान के कप्तान थे, तो फयाज भट्ट उस टीम में थे और उन्होंने भारत के खिलाफ बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया था। लेकिन फिर बदकिस्मती है, पाकिस्तान में टैलेंट को जो है वो इतनी कदर नहीं की जाती, तो वो चले गए नौकरी के लिए। जैसे इमरान ताहिर पाकिस्तान ए की नुमाइंदगी करते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला, वो घूमते घामते साउथ अफ्रीका चले गए। तो इस तरह बेशुमार क्रिकेटर्स हैं। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के, वो सियालकोट में पैदा हुए, क्रिकेट उन्हें जिम्बाब्वे ले गई।
तो हमारे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं है। और जिम्बाब्वे जो ओमान की टीम को जो डिसएडवांटेज हुआ यासिर, मेरी नज़र में वो उनमें तजुर्बे की कमी थी, इनएक्सपीरियंस टीम होने की वजह से वो हार गए। और आमिर सोहेल जिस तरह कह रहे थे कि अब तो हमारे लिए खासी आसानी हो गई है क्योंकि हमारे ग्रुप में स्कॉटलैंड है और अब नमीबिया या आयरलैंड में से कोई एक आएगा, और श्रीलंका और बांग्लादेश सब उस ग्रुप में चले गए हैं जहां वेस्ट इंडीज़ भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, इंग्लैंड भी है, तो वो ग्रुप बड़ा तगड़ा है। अब लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से आगाज़ करता है 24 अक्टूबर को। आमिर भाई, आप क्या समझते हैं, जिस तरह मिर्ज़ा साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि ना तजर्बाकारी ले डूबी है, तो स्कॉटलैंड की आज की परफॉर्मेंस क्या देखते हैं? ओमान के मुकाबले में आप समझते हैं कि वो तजर्बाकार ज़्यादा थे? ऑब्वियसली काफ़ी अरसे से वो इस सर्किट के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं और आप देखें कि उनके पास जो क्रिकेटर्स हैं वो काउंटी भी खेल रहे हैं, क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं इंग्लैंड में और मुख्तलिफ जगह पे अपनी क्रिकेट खेलते हैं, उनका एक्सपीरियंस तो ज़्यादा है। मैं समझता हूँ उनकी बॉलिंग जो है, अगर आप स्कॉटलैंड की बॉलिंग देखें वो बड़ी तगड़ी है। इन कंडीशंस में आप उनके पास ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिर 3 तगड़े फास्ट बॉलर्स भी हैं जो बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करते हैं। ऑल्दो इतनी ज़्यादा पेस नहीं है, लेकिन उनको पता है कि हमने किस जगह पे गेंद डालना है और कंसिस्टेंटली जो प्लान उनको दे रहे हैं बॉलिंग कोच, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस चीज़ को। मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं और आमिर भाई बात कर रहे थे और हम बात ये कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो ग्रुप में टीम्स आएंगी वो दूसरी टीम्स के मुकाबले में हल्की टीमें हैं। तो आमिर भाई की एक राय ये थी कि यार मज़ा नहीं आएगा। तो आप क्या समझते हैं कि जो आसान अहदाफ है उससे खेलना मुश्किल ग्रुप में जाने से कितना आसान है, और क्या समझते हैं कि अगर आप मुश्किल टीम के साथ पहले खेलेंगे तो फिर दूसरी टीमों के साथ खेलना कितना आसान होता है? देखिए यासिर, ये T20 क्रिकेट है, इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते। माजी में जो रिजल्ट्स हमारे सामने रहे और इसी क्वालिफाइंग राउंड के पहले मैच का आप रिजल्ट देख लें जहां बांग्लादेश को हराया स्कॉटलैंड ने, ये वही बांग्लादेश की टीम है जो अपने होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीत कर आई थी। तो आप T20 में रिजल्ट को आप ये नहीं कह सकते कि ये टीम जो है बहुत कमज़ोर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि स्कॉटलैंड और अगर नमीबिया या आयरलैंड में से कोई भी टीम आती है, उनका इतना तजुर्बा नहीं हुआ जितना श्रीलंका और बांग्लादेश का है जो दूसरे ग्रुप में चले गए। लेकिन पाकिस्तानी टीम के लिए पहले ही मैच इतना क्रंच मैच है कि पाकिस्तान को अपने आसाब पर काबू पाना होगा, वरना जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही है, अगर आप दोनों मैचेस देखें उठाकर जो हमारे प्रैक्टिस मैचेस थे और जिस तरह से कल वाला प्रैक्टिस मैच जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम हारे हैं, तो ये वेकअप कॉल है हमारे लिए, लम्हे फिक्रिया है। और शायद यही वजह आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस नहीं की। यूएई में आज रेस्ट था, कल पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस करेगी, तो अब देखते हैं। लेकिन कमज़ोर नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल में किसी भी हरीफ को। और ये T20 क्रिकेट है, इसमें कोई भी एक अच्छा ओवर, कोई एक अच्छी इनिंग्स, अच्छे कैचेस जो है वो किसी भी टीम को फतह से हमकिनार कर सकते हैं। अच्छे कैचेस किसी भी टीम को फतह से हमकिनार कर सकते हैं। नमीबिया की एक अच्छी मिसाल है हमारे सामने। अब वो कल आयरलैंड के साथ उसका मैच है, तो वो कोई आसान मैच तो है नहीं, वो मैच में किसी भी वक्त पांसा पलट सकता है। आमिर भाई, जिस तरह मिर्ज़ा साहब बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो हम पाकिस्तान के अगले मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर आप देखें, विराट कोहली ने एक ट्वीट किया जिसमें वो मेंशन करते हैं कि बहुत से लोग उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप कितने प्रेशर में हैं। तो क्या समझते हैं कि अगले मैच में दोनों तरफ प्रेशर एक जैसा है? देखिए, प्रेशर तो आपके ऊपर होता है इन मैचेस का। खैर, इंडिया पाकिस्तान का मैचेस का थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होता है, और वो प्रेशर इसलिए है कि लोगों की जो है वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं। और मुझे याद है जब हम लोग इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेला करते थे तो बहुत ज़्यादा फ़ोन आते थे। एक टाइम पे हम लोगों ने अपने कमरे में फ़ोन ही जो है वो बंद कर देते थे कि यार फ़ोन नहीं सुनना, ये तो और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। सो प्रेशर तो होता है। और जो एंटरटेनर और स्पोर्ट्समैन के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो स्टेज फ्राइट है उसको कितनी जल्दी से आप डील करना सीखते हो। देखिए, प्रेशर तो होता है, जैसे ही आप ग्राउंड के अंदर कदम रखते हो, मेरा ख्याल है बैट्समैन के लिए है कि पहला गेंद खेलते ही जो है वो नर्व जो है वो ईज़ आउट होना शुरू हो जाते हैं। और स्पेशली पहले ही बॉल अगर आपके बल्ले के ऊपर आके लगता है तो आप जो है वो कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हो। चौका मिल जाता हो एकदम से दिल बड़ा हो जाता है। और बॉलर का भी यही है, आती अगर वो अच्छे गेंद डालने शुरू कर दे तो उसका जो भी नर्व्स हैं वो सबसाइड हो जाते हैं। सो प्रेशर हल्का सा होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब विराट कोहली या आप हमारे प्लेयर्स की बात करें, उन्होंने इतने ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैचेस खेले हुए, उनको
मेरा ख्याल है इस प्रेशर को डील करना अब तक आ जाना चाहिए। सही। मिर्ज़ा साहब, आज आप आए हैं प्रोग्राम में, आगे पता नहीं आप वक्त देते हैं या नहीं देते, तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से बिलखुसूस मुझे बात करनी है। उम्मीद करते हैं आपसे गाहे बगाए बात होती रहेगी। क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स को अगर देखा जाए तो दूसरी टीम्स की जानिब से यॉर्कर करवाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से यॉर्कर ना करवाए जाने की अभी तक वजूहात आपके इल्म में क्या? सबसे पहले तो मैं प्रेशर की बात करूं कि आमिर सोहेल से ज़्यादा प्रेशर को कौन जान सकता है। वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, 1996 के वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेले, भारत के खिलाफ 92 के वर्ल्ड कप में भी खेले और 96 के वर्ल्ड कप में भी खेले। तो आमिर सोहेल प्रेशर को बिल्कुल सही डिफाइन कर रहे हैं कि जब बैट्समैन ग्राउंड में जाता है तो थोड़ा ईज आउट हो जाता है। लेकिन आप देखें कि अगर भारतीय टीम का हम यासिर कंपैरिजन करें तो भारत में भी खिचड़ी पक रही है। आप जो यॉर्कर्स की बात कर रहे हैं, हमने वर्नन फलेंडर को लाकर लगा दिया है, जिन्होंने कभी T20 क्रिकेट नहीं खेली साउथ अफ्रीका की जानिब से। वो टेस्ट के बड़े अच्छे बॉलर थे और हमारे दोनों कोचेज जो थे वो वक्त से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए कि उनको निकाला तो नहीं गया था, लेकिन शायद उन्होंने दीवार पढ़ लिया था। रमीज राजा के आते ही उन्होंने रिजाइन कर दिया और अब वो ठंडे कमरों में बैठकर जो है तबसरा उसी टीम पर कर रहे हैं कि जिसके साथ वो 1.5-2 बरस तक वाबस्ता रहे। तो मेरे ख्याल में यॉर्कर सिखाना तो वकार यूनुस का काम था ना, जो माफ कीजिएगा, वकार यूनुस जो थे वो दुनिया भर में टो क्रशिंग यॉर्कर्स के लिए बड़े मशहूर थे। तो उन्होंने क्या सिखाया? और अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं यासिर, तो पाकिस्तान की बॉलिंग मुझे थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है। अगरचे इन्होंने 4 तब्दीलियां की और टीम के जाने से पहले तो बैटिंग तो बेहतर हो गई, लेकिन अगर आप बॉलिंग को देखें तो आखिर हम कब तक इन्हिसार करेंगे शाहीन आफरीदी और हसन अली पर। कल हसन अली ने जिस तरीके से आखिरी ओवर किया, सबने देखा कि उनकी बड़ी पिटाई हुई। हारिस रऊफ इतने मुतासिर कुन साबित नहीं हो रहे, वो हालांकि तेज गेंदे भी करते हैं, मिक्स करते हैं। और फिर वेस्ट इंडीज में देखें 5 चौके खा लिए उन्होंने। बिल्कुल। और आप स्पिन बॉलिंग के शोबे में देखें हमारे यासिर कि हमारे नायब कप्तान शादाब खान, वो लगता है कि कंप्लीटली फिट नहीं है। उनको वाइस कैप्टन बनाया गया। उनकी T20 जो नेशनल T20 कप में परफॉर्मेंस थी वो क्या करेंगे? फिर मोहम्मद नवाज को आप लेकर गए, उनको खिलाते नहीं है। इमाद वसीम को आपने खिलाया, कल उनका भी 1 ओवर बचा लिया बाबर आजम ने। तो बाबर आजम की कप्तानी पर भी सवालिया निशान है। अब देखते हैं कि भारत के खिलाफ क्या करती है पाकिस्तान। आमिर भाई, आप क्या समझते हैं? कोचेस के बारे में मिर्जा साहब ने बात की, परफॉर्मेंस हमारे जो खिलाड़ियों की इस वक्त है, तो फिर तो यही लगता है कि कोचेस के इस्तीफे का फैसला सही था। देखिए, सबसे पहले तो यॉर्कर की जो आपने बात की है, यॉर्कर मारने के लिए तरीक़ेकार आना चाहिए। माजी में हमारे यॉर्कर लगते थे जब गेंद रिवर्स हो रहा होता था, उसके अलावा इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यॉर्कर नहीं लगते थे। उसकी एक पूरी टेक्निक है, बायोमैकेनिकली आपको बॉलर्स को सिखाना पड़ता है कि आपने किस तरह जो है वो बॉलर्स को यॉर्कर मारना सिखाना है। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मुझे याद है एक फास्ट बॉलर है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, अभी कश्मीर प्रीमियर लीग में वो बॉलिंग कर रहे थे, वो पीछे पीछे गेंद मार रहे थे। तो मैंने उनसे थोड़ी सी बात की और उनको बताया कि बायोमैकेनिकली ये प्रॉब्लम आपका आ रहा है, इस चीज़ को ठीक इस तरह करना है। और आज वो बॉलर जो है उस मैच के बाद से यॉर्कर भी मार रहा है और हर चीज़ कर रहा है। आपको अपना जॉब आना चाहिए। बेसिकली हम लोग जो हैं, देखें, वकार के ऊपर, मिसबाह के ऊपर जो मर्ज़ी आप क्रिटिसिज्म करते रहें, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि जिन्होंने इनको लगाया, जिन्होंने इनका इंटरव्यू किया था, वो आज क्रिकेट बोर्ड में क्यों बैठे हुए हैं। उनसे भी तो पूछना चाहिए ना कि आपने किस बेस के ऊपर इनको कोचेस का जॉब दिया। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पास्ट जो परफॉर्मेंसेस थी वो आपके सामने थी। फिर भी अगर आप इस तरह के फैसले करेंगे तो उसके, देखिए, जब आप फेलियर इंडोर्स करोगे तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अब मिर्जा साहब, क्या समझते हैं कोचेस के हवाले से जो इतनी तनकीद हो रही है? माजी में अगर देखा जाए, हमारा एक सेगमेंट है यहाँ पे सवालात व जवाबात का, तो हमसे अक्सर शायकीन क्रिकेट एक ही सवाल पूछते हैं कि ज़फ़र बेमौज है इस वक्त कोचेस की, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ियों में परफॉर्मेंस देखने में नहीं आती। तो आप क्या समझते हैं कि इतने ज़्यादा कोचेस रखने के बावजूद भी परफॉर्मेंस ना होना? देखें यासिर, एक तो पाकिस्तान, वो जो आमिर कह रहे थे, जिन लोगों ने लगाया उनमें से एक साहब तो अभी तक बर्मिंघम नहीं गए, वो लाहौर में मौजूद हैं और वो टीम के लिए वेल विशेस भी दे रहे हैं। जिन लोगों ने उनको लगाया वो तो साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरी मुराद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक CEO वसीम खान से है कि मिसबाह को हम लाएं, अब सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो जिम्मेदारी यकीनन उनकी बनती है। मानी साहब शायद इंग्लैंड चले गए, तो इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने उनको लगाया था।
लेकिन आप कोचेस की बात कर रहे हैं यासिर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कोचेस, अब एक किस्म की ये ब्राइबरी हो गई है कि खिलाड़ियों को अगर आप कोच रख लेंगे तो वो बोर्ड के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बोर्ड के वो कानून के अंडर आ जाएंगे, वो कहीं इंटरव्यू नहीं दे सकेंगे, कहीं टीवी चैनल पे नहीं बैठ सकेंगे, भारी तनख्वाहें। तो कोचेस लगाने वाले तो क्रिकेट बोर्ड वाले थे ना, जिन्होंने तमाम के तमाम क्रिकेटर्स को अपने फोल्ड में ले लिया, जिसकी वजह से वो खामोश थे। और उनकी परफॉर्मेंस क्या थी? फिर जो सिलेक्शन कमेटी थी, आमिर खुद भी चीफ सेलेक्टर हैं सिलेक्शन कमेटी के, जिस तरह की सिलेक्शन कमेटी लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की सरबराही में बनाई गई कि पांचों सूबाई एसोसिएशन के कोचेस, हर कोच अपने लड़के के लिए लड़ रहा था। तो मेरे ख्याल में सिस्टम सही नहीं था और इस सिस्टम को अब दुरुस्त करना पड़ेगा। रमीज राजा आए, लोगों को बड़ी तवक्कुआत थी, 13 सितंबर से बहुत तेज चल रहे, लेकिन आया वो इस सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। $1 मिलियन क्वेश्चन है। आमिर भाई, क्या समझते हैं रमीज़ राजा साहब के हवाले से कि वो आए और जितनी तेज़ी के साथ उन्होंने चीज़ों को बदलने के लिए अपनी तवक्कुआत का इजहार किया, क्या इतनी तेज़ी से बदलना चाहिए था या पहले सिस्टम में जलन होते? देखिए, सबसे पहले जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करते हैं तो आप चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। क्या मैंने करना, अपने जहन में आप एक प्लान लेके आते हो, कहाँ पे गलतियाँ आप अपना होमवर्क करके आते हो, और उसके बाद आप जल्दी फैसले जब भी करते हैं तो वो जल्दी का फ़ैसला हमेशा आपको खाई में लेके जाता है। सो आई थिंक कि थोड़ा सा जल्दी किया है, लेकिन आई थिंक पहली दफ़ा चेयरमैन बने हैं, थोड़ा सा शो करने की कोशिश कर रहे थे कि येस आई एम केपेबल एंड ऑल दैट, लेकिन वो उल्टा पड़ा। लेकिन आई थिंक उनको अब समझ आ गई होगी कि काम ज़्यादा है और बोलना कम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे शायकीन क्रिकेट भी कायम है कि बेहतरी आएगी के अंदर और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में भी आएगी। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद इसी पे भी बात करेंगे और बांग्लादेश के आज के मैच पे भी बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम ग्राउंड कंडीशंस के हवाले से और परफॉर्मेंस के हवाले से, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस क्या होगी आने वाले दिनों में। आमिर भाई, अगर हम अपने गेंदबाजों को देखें, हारिस रऊफ को देखें या हसन अली को, फास्ट बॉलर्स को अगर ज़्यादा देखें, तो आप ये देखें कि पिच के ऊपर गेंद जो है वो बल्ले पे प्रॉपर नहीं आ रही। तो ऐसे में हम अगर अपने बॉलर्स को देखें तो उनके बॉल करवाने का तरीका एक ही है, वो तरीका नहीं चेंज कर रहे अपनी पूरी ओवर में। तो उसकी वजूहत क्या है, ऑप्शन क्या होते हैं इसमें? देखिए, मैंने काफ़ी अर्सा पहले कहा था कि हारिस रऊफ अनट्यूटर्ड है। सही, जो टैलेंट है एज ए फास्ट बॉलर, जब वो भाग के विकेटों के करीब आते हैं तो उनके जो कदम हैं वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं। यूजुअली फास्ट बॉलर्स की जो स्ट्राइड है वो लंबी होनी शुरू होती है, जिससे मोमेंटम मिलता है, और वो जो मोमेंटम है वो जब आप अपना हाथ, बॉलिंग हैंड ऊपर उठाते हो एक्शन के लिए, तो वो आपको वो लीप मिलता है। ये छोटे कदमों से जब ये आते हैं क्रीज के करीब तो इनको जंप करना पड़ता है, जो आर्टिफिशियल है, इनको एफर्ट करना पड़ता है। और मैंने बहुत अर्सा पहले कहा था कि अभी तो ये तगड़े हैं तो इनका गेंद निकलेगा, लेकिन जो ये इनकी बॉडी टायर्डनेस फील करेगी तो इनकी वो जो पोटेंसी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। सो मैं यही कह रहा हूँ कि इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत थी, काम नहीं हुआ, इनको गुर सिखाने की ज़रूरत थी, इनका रन अप ठीक करवाने की ज़रूरत थी। मुझे याद है अभी हम PSL में कमेंट्री कर रहे थे और यही बात डिस्कस साइमन डूल ने भी की, उसके साथ डिस्कस कर रहा था, कुछ और बॉलर्स भी थे जो छोटे कदमों से भाग के आ रहे थे। सो जब तक हम लोग अपने प्लेस को बायोमैकेनिकली तैयार नहीं करेंगे और उनके जो खामियां हैं उनको ओवरकम नहीं करवाएंगे तो आपको इसी तरह जो है किसी दिन अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, किसी दिन बिल्कुल ही वो बिलो पार परफॉर्मेंस होगी, वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। अब देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि वकार यूनुस कितना अरसा इन फास्ट बॉलर्स के साथ रहे, आपके पास नसीम शाह भी आया और भी फास्ट बॉलर आए, कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर बना? मैंने ये बात काफ़ी दफ़ा की है। देखिए, सरफराज नवाज़ जब एक्सपीरियंस थे उन्होंने इमरान खान को बनाया, जब इमरान खान बॉलिंग सीख गए, गुर सीख गए, उन्होंने वसीम, वकार, आकिब और भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान को दे के गए। लेकिन आफ्टर वसीम एंड वकार आप देखें कोई 200 विकेटें हासिल करने वाला बॉलर भी नहीं बन सका टेस्ट मैचेस में। वो वाला एक्यूमेन ही नहीं है कि बॉलर्स को तैयार कर लें। और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को अभी फेस हम लोग कर रहे हैं, हमारे बॉलर्स को मिडल ओवर्स में बॉल नहीं करने आते हैं।
ये एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है हमारा। देखिए पहले रिवर्स स्विंग होता था, ठीक है, अब कैमरे लगे हुए हैं। अब जब तक कंडीशन खुरदरी विकेट नहीं होगी, आसपास जो है वो ड्राई कंडीशंस नहीं होगी, तो गेंद रिवर्स होना बड़ा मुश्किल काम है। फिर आर्टिफिशियल मीन आपको यूज़ करने पड़ते हैं और उसमें पकड़ाई भी हो सकती है। सो हम जो है अभी तक पास्ट के ऊपर जो है वो ऐसे सीना फुलाए हैं। हमारी आगे क्रिकेट जो है मूव नहीं कर रही। माजी से सबक सीखना चाहिए। माजी अगर अच्छा गुजरा है तो उससे भी सबक सीखना चाहिए, और अगर बुरा गुजरा है तो बेहतरी की गुंजाइश निकालनी चाहिए। मिर्ज़ा साहब, आमिर भाई का मानना ये है कि हारिस रऊफ जो है, जिन पे टीम रिलाई भी करती है, वो अनट्यूटर्ड हैं। अगर अभी भी इतने कोचेस होने के बावजूद हमारे खिलाड़ी बेउस्तादे हैं, तो फिर ये उस्ताद कौन सा मिलेगा इन्हें? देखिए, हारिस रऊफ जो है यासिर बड़ा टैलेंटेड बॉलर था जब नया नया आया था। ये तो रावलपिंडी में एक सेल्समैन था और फिर ट्रायल देने गया लाहौर कलंदर्स के। लाहौर कलंदर्स ने अपने फोल्ड में लिया, वहाँ आकिब जावेद इनके साथ अटैच हुए, उन्होंने इनको पॉलिश किया। लेकिन पाकिस्तानी टीम में आने के बाद वही आमिर सोहेल की बात है, हारिस रऊफ तो एक केस है, नसीम शाह एक केस है, उसके अलावा मूसा खान किधर चले गए, उन्हें टेस्ट खिला दिया था बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया में। मोहम्मद हसनैन जो है वो इन और आउट होते रहते हैं, पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं बना पाए। तो यंगस्टर्स के साथ काम क्या हुआ है ये तो किसी की समझ में नहीं आता। इन लोगों के साथ काम होना चाहिए था। और जहाँ तक अब आपने बात की ना कि बॉलिंग की यासिर, तो हमारी बॉलिंग थोड़ी सी हमें जो है ना, अगर फास्ट बॉलर्स की भी बात करें, अभी ये मोहम्मद वसीम जूनियर को लेकर गए जिनका ताल्लुक वजीरिस्तान से है, और उनको सीजन कैंपेनर्स पर तरजीह दी गई है कि एक यंग बॉलर जाएगा जो बैटिंग भी कर लेता है। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन वर्नन सलेंडर पाकिस्तान भी आए 4-5 दिन में, वो क्या बताएंगे, या वो टीम के साथ ज़्यादा अरसे से तो नहीं है। तो ये काम तो पिछले कोचेस का था। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया हुआ है, उसमें भी तो कोचेस हैं, वहाँ क्यों नहीं खिलाड़ियों को जो है वो सही किया जाता, उनके बायो मैकेनिक्स पर तवज्जो दी जाती, जो आमिर कह रहे हैं। मेरे ख्याल में इसमें कसूर दोनों तरफ का है। लड़कों पर अगर तवज्जो भरपूर अंदाज से दी जाती तो यकीनन ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। आमिर भाई, क्या समझते हैं हमारे बॉलर हसन अली, हमारे बॉलर्स को अपनी टेक्निक्स बेहतर बनाने की बजाय कुछ बॉलर्स को ऑलराउंडर बनने का भी ज़्यादा शौक है, ऑलराउंडर बनना चाहिए। हसन अली, आपको नहीं लगता कि वो ऑलराउंडर बनने पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं बसूरत दीगर कि वो अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा तवज्जो? देखिए, हसन अली एक बॉलर है, ये बात मैंने काफ़ी अर्सा पहले की थी और आज भी मैं उसी के ऊपर कायम हूँ। ही इज़ अ लकी बॉलर। बड़े मैचेस में आके उनको विकेटें भी मिल जाती हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इस एक आधी बैड परफॉर्मेंस के ऊपर हसन अली से बिल्कुल ही जो है उम्मीदें ख़त्म नहीं करनी चाहिए। आई थिंक हसन अली हैज़ द टैलेंट। हाँ, वही चीज़ आ जाती है कि वो प्रेपरेशन, किस बैट्समैन को कहाँ पे बॉल करना है। अगर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह बैट्समैन आउट हो रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह आउट नहीं होंगे। जो आपके पाकिस्तान के प्लेयर आउट हो रहे हैं, बाहर के मुल्क के प्लेयर उस तरह आउट नहीं होंगे। आपको जो है स्टडी करके बॉलिंग करनी पड़ेगी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बैट्समैन है दुनिया के, ये भी बॉलर्स को जो है बायोमैकेनिकली जज करके आते हैं। ठीक है, किसी दिन ऑफ डे होता है, उसमें वो जल्दी आउट हो जाते हैं। अब क्रिकेट इतनी मैकेनिकल हो गई है कि आपकी हर चीज़ एक एक इची बिची निकाल के वो पूरी प्लानिंग करके तो मैच में आते हैं। और उसमें अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपकी भी उतनी तैयारी होनी चाहिए और उससे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर जाके आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी। अगर आप ये समझते हैं कि भाई रात को सो गए, सोचा कुछ नहीं और ग्राउंड में जाएंगे सारा कुछ कर लेंगे, इस तरह कामयाबी नहीं मिलती। आप मिर्ज़ा साहब क्या समझते हैं, पाकिस्तान भारत के मैच के हवाले से बाबर आजम के ऊपर कैप्टेंसी का दबाव ज़्यादा है या फिर परफॉर्मेंस का? देखिए, बाबर आजम इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन है पाकिस्तान के, क्या दुनिया में उनकी जो परफॉर्मेंस है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको बहुत जल्दी कप्तान बना दिया गया। मेरी ज़ाती राय है, आमिर सोहेल इस पर ज़्यादा इसको एलिब्रेट कर सकते, क्योंकि बाबर आजम को अगर भी वाइस कैप्टन रखते और फिर उनको लेकर चलते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन उनको कप्तान की जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई, हालांकि वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप भारत को देख लेना कि अब विराट कोहली क्यों वो छोड़ रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी। उसकी वजह ये है कि उनके इख्तलाफात डेवलप हो गए। वो वाशिंगटन सुंदर को, जो उनके ऑफ स्पिनर है, वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन चेतन शर्मा जो भारतीय सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है और सौरव गंगोली जो BCCI के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक नहीं सुनी और वो गंगोली और
शास्त्री का, चूंकि शास्त्री का भी अब टेन्योर खत्म हो गया, तो वो उनका वो जो है एक नेक्सस उसको खत्म करके सुप्रीमेसी बोर्ड की करना चाहते थे। अब बाबर आजम जो है यहाँ पर बाबर आजम मुझे लगता है कि टीम के सिलेक्शन में पता नहीं उनकी राय ली जाती है या नहीं ली जाती है। अब आप देखें भारत ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना मेंटोर रखा है, राहुल द्रविड़ भी आ गए, वो आइंदा कोच होंगे शास्त्री की जगह, शास्त्री भी है, तो वहाँ पर कितने लोग हैं। और हमारे यहाँ बेचारा एक सकलैन मुश्ताक है कि जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की कोचिंग कर चुका है स्पिन बॉलर्स की, तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो है। लेकिन बाबर आजम की जो बात की ना यासिर आपने कि उन पर कप्तानी का, तो देखे ना कल उनके हाथ पांव फूल गए जिस तरीके से उन्होंने चेंजेस की, तो अभी उन्हें बहुत कुछ ज़रूरत है कप्तानी सीखने की। नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ करंट ईरा, लेकिन उन्हें जो है अपनी कप्तानी को बेहतर करना होगा। कप्तानी को बेहतर करना होगा। आमिर भाई, अगर हम ग्राउंड कंडीशंस को ले लें, वहाँ के माहौल को ले लें, गर्मी के हवाले से प्लेयर्स काफ़ी झुंझलाए हुए दिखाई देते हैं और ड्यू फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अगर हम प्रीवियस मैचेस को देखें तो उसमें परफॉर्मेंस जो खिलाड़ियों की रही वो बहुत कशीदा रही, तो क्या समझते हैं कि खिलाड़ी इस पर ओवरकम कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपनी जो पानी की इनटेक है उसको ज़्यादा करें और इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहें, और उसके बाद चैलेंज करेगी ये फिटनेस को। और जो हमने बड़े पिछले को मैं 10 साल से ये नारा सुनता आ रहा हूँ, फिटनेस 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 के ऊपर एम्फेसिस है। फिटनेस चेक हो जाएगी इस सारे टूर्नामेंट में। आज आपने देखा होगा कि शाकिब बांग्लादेश के प्लेयर, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये एनर्जी सैपिंग है, जिस तरह की कंडीशन है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और कई दफ़ा तो सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इसको डील करने का वही तरीक़ाकार है, ठंडे टॉवल, हाइड्रेट रखें अपने आप को, दिमाग भी ठंडा रखें, परफॉर्मेंस अच्छी रखें और तहम्मुल मिजाजी से अगर चलें तो बेहतरीन परफॉर्म किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कल के हम मैचेस पे बात करेंगे और देखेंगे कि कल के मैचेस में कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सकती है, किससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कल के क्वालिफाइंग मैचेस के हवाले से। क्वालिफाइंग टीम्स में से नीदरलैंड जो है, ओमान जो है और इसके साथ पापुआ न्यू गिनी जो है, इनका सफ़र तो इख्तिताम पजीर हुआ। तो ग्रीन सिग्नल जिनके लिए ऑन हुआ वो बांग्लादेश है, श्रीलंका है और स्कॉटलैंड है। तो कल का जो श्रीलंका का मैच है वो तो उसके नतायज जो भी रहे, श्रीलंका तो आगे जा ही चुका है। जो मैच नमीबिया और आयरलैंड के दरमियान है, आयरलैंड बज़ाहिर एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन नमीबिया में अगर वन मैन शो फिर से चल पड़ा तो सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। तो फिर बात का आगाज़ करते हैं कल के क्वालिफाइंग मैच के हवाले से। आमिर भाई, नमीबिया अगर डेविड वीज़े की कारकर्दगी आप देखें गुज़श्ता मैच के दौरान, अगर वही एक चल जाते हैं फिर से, तो आयरलैंड के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है? देखिए, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और अगर आप नमीबिया की टीम को देखें तो उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं और शारजा में मैच होने जा रहा है, तो वो डेफिनेटली स्पिनर्स को थोड़ा सा फेवर तो करती है वो वाली पिचेस। तो अगर थोड़ा सा ऑफ़र की असिस्टेंस स्पिनर को उन शारजा की पिच ने, तो मेरा ख्याल है फिर आयरलैंड को मुसीबत पड़ सकती है कल। तो आयरलैंड की टीम अगर आप देखें टीम कॉम्बिनेशन, तो वो बहुत अच्छा टीम कॉम्बिनेशन है, लेकिन कल का अगर वो मैच जीत जाते हैं तो वो किन बुनियादों पे जीत सकते हैं, बॉलिंग या फील्डिंग? देखिए, उनको बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी और उनके जो ऑफ स्पिनर है सीमी, उनको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं शारजा में। तो अगर वो अच्छी बॉलिंग करते हैं और उनके जो लिटिल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है शुरू में आके एक दो विकेटें निकालते हैं, तो आई थिंक चांसेस हैं। ज़्यादातर आयरलैंड रिलाई कर रहा है फास्ट बॉलर्स के ऊपर। सही। और अगर फास्ट बॉलर का वहाँ पे गेंद ने रिस्पॉन्ड ना किया तो वो उनकी बैटिंग, कुछ बैट्समैन हैं जो अच्छे टेक्निकली अच्छे बैट्समैन हैं। लेकिन आप अगर बाज़ाहिर देखें तो पहली इनिंग्स में स्कोर अच्छा बन रहा है, सेकंड इनिंग में चेज़ हो जाता है बहुत सारे मैचेस में, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता वो देखने में आ रहा है कि ड्यू फैक्टर की वजह से सेकंड इनिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीएनजी को बाज़ाहिर वो एक कमज़ोर टीम थी, लेकिन आप ये देखें कि 29 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट हो जाना, तो अगर आयरलैंड पहले बैटिंग करता है तो फिर जीतने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए, बेसिकली अगर ऑस नहीं पड़ती तो मैच तो 3 बजे है। देखिए, रन्स ऑन द बोर्ड जब होंगे और अच्छे आपने स्कोर किया होगा तो ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है।
यानी अगर पहला आप टोटल अच्छा बना लेते हैं तो फिर अपोजिशन पर प्रेशर भी हो सकता है। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। अवाम के सवाल व जवाब, अवाम के ज़हन में सवाल क्या हैं हालिया मैचेस को लेकर और पाकिस्तानी टीम को लेकर, तो सवाल मुलाहिजा करते हैं, फिर उनके जवाबात की जानिब बढ़ेंगे। तो आइए फिर सवाल मुलाहिजा करते हैं। बॉलरों की जो है अभी कल जो साउथ अफ्रीका के साथ पटाई हुई है, मेरे को नहीं लगता कि आपका कोई बॉलर आपको मैच जितवा सकता है। मेरा सवाल ये है कि जो हमारा कोच है उसको शायद इस बात के ऊपर ख्याल नहीं है कि अपने जो खिलाड़ी है उनको ये नहीं बता सकते हैं शायद कि हर बाल पे छक्का नहीं मारना होते, बल्कि चंद बाल को आपने रोकना है। क्यों पाकिस्तानी टीम बॉलिंग परफॉर्मेंस में बहुत वीक जा रही है? क्यों नहीं ऐसा टैलेंट निकाल के ला रहा है पाकिस्तान में से जिससे हमारी टीम मजबूत हो सके मजीद, और हम T20 में स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बना सकें? क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर जो हमारे फिनिशर्स हैं आखिरी ओवर्स में, क्या वो कैपेबल हैं कि वो जो है ना आखिरी ओवर्स को अच्छा फिनिश वो कर सकेंगे? आमिर भाई, पहला सवाल बड़ा मज़े का है कि जिस तरह की पिटाई हुई है, मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तानी टीम जो है वो जीत सकती है। तो क्या समझते हैं कि कौन सा बॉलर है जो मैच जितवा सकता है? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा। अगर तो वो नया बॉल अच्छा करते हैं, गेंद को स्विंग करते हैं, ऑफ द पिच जो है वो गेंद को डिविएट करवाते हैं, तो वो मुश्किलें लेके आएंगे। कोई भी बैट्समैन हो दुनिया का, जब गेंद स्विंग होता है तो उसको मुसीबत ज़रूर पड़ती है। अगर वो शुरू में अच्छा पाकिस्तान को स्टार्ट दे देते हैं तो बाकी बॉलर्स जो हैं वो वाला वो जो कॉन्फिडेंस उनमें आएगा विकेटों का, अर्ली विकेटों का, तो आई थिंक हो सकता है वो भी अपनी गेम को लिफ्ट करें और कॉन्फिडेंस से बॉलिंग। हमारे स्पिनर्स का किरदार क्या होगा? देखिए, इन पिचेस के ऊपर इमाद वसीम को सबने खेला हुआ है, सही, ठीक है। अब वो जिस तरह मैंने पहले कहा कि इन पिचेस के ऊपर अगर तो स्पिन को वो फेवर कर रही हैं, तो जो स्ट्रैटेजी होगी बैट्समैनों की वो ये है कि जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि वो 7 साढ़े 7 की एवरेज से उनके खिलाफ रन बनाएंगे और कोशिश करेंगे विकेटें ना गिरें स्पिनर्स के अगेंस्ट, और फास्ट बॉलर्स के ऊपर वो अटैक करेंगे। और वो जो उन्होंने इनिशिएटिव लेना है वो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ मिडल ओवर्स में जाके वो उनके ऊपर अटैक करके लेके आएंगे। सो स्पिनर्स को जो करने की ज़रूरत है वो, अब इमाद वसीम इतना ज़्यादा गेंद को स्पिन तो करते नहीं है, वो ज़्यादा गेंद को एंगल के साथ अंदर लेके आता है। उनको कोशिश करनी चाहिए कि ढीले गेंद करें, बैट्समैन को कहे कि आओ मेरी तरफ और मुझे मारने की कोशिश करो, उसमें विकेटें हासिल करें स्पिनर्स। तो आई थिंक फिर जाके पाकिस्तान टीम जो है एक बेहतरीन सवाल था, कोचेस हिटिंग की बजाय विकेट पे टिकने को क्यों नहीं कहते? कल्चर की बात है ना, हमने बहुत ज़्यादा जो है ग्लोरीफाई किया छक्के वाले प्लेयरों को। मुझे याद है जब बाबर आजम, जब मैं डायरेक्टर नेशनल अकेडमीज़ था और गेम डेवलपमेंट, जब ये वहाँ पे मैंने कैंप लगाया हुआ था, ये आए वहाँ पे, और मेरा एम्फेसिस यही था उनके ऊपर। वो 13 ईयर्स ओल्ड थे उस वक्त, कि आप अपनी टेक्निक को तगड़ी करो, गेंद छोड़ना सीखो, रोकना सीखो, और ये छक्के जो हैं आने चाहिए। लेकिन मेन जो क्रिकेट है वो ऑल अलोंग द ग्राउंड क्रिकेट खेल के आपको और सारे प्लेयरों को स्टेबल होने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ये कल्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमारे सवाल जवाब के कल के सेशन में जो बेहतरीन सवाल था उनका इंतखाब हुआ, जंग से उनका ताल्लुक है, इंज़िमाम अकरम नाम है उनका। इंज़िमाम अकरम जो है वो आज हमारे के विनर हैं, और आज का जो सवाल है वो कल उसका इंतखाब किया जाएगा और बताया जाएगा कि बेहतरीन सवाल किसका था और इंतखाब किसका बेहतर रहा। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी सेगमेंट की जानिब, टिप ऑफ द डे के हवाले से। तो आमिर भाई, कल के मैच के हवाले से नामीबिया आयरलैंड। मैं तो नामीबिया चाहूंगा कि वो करें, क्योंकि और बड़ी मेहनत की है। श्रीलंका नीदरलैंड। श्रीलंका जीत भी जाए हार भी जाए, उसके लिए सिचुएशन एक सेम सी है। अगर नामीबिया जीत जाता है तो एक अच्छा आउटकम हो सकता है, और नामीबिया अगर आएगा तो वो पाकिस्तान के ग्रुप में आएगा। नाज़रीन, फिफ्थ अंपायर से मुझे और आमिर सुहेल साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। अल्लाह हाफ़िज़।